हे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया देखेंगे, आइडियल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स आर दोज एजेंट्स और ड्रग्स विच causes रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड इन सर्जरी बाय द डिप्रेशन ऑफ सीएनएस। यानी जनरल एनेस्थेटिक्स वो एजेंट्स, वो ड्रग्स होते हैं जो क्या कॉज करते हैं, रिवर्सिबल लॉस, यानी कुछ टाइम के लिए हमारी बॉडी की जितनी भी सेंसेशन होती है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं बाय द डिप्रेशन ऑफ सीएनएस। यानी कि ये एजेंट्स हमारे सीएनएस को डिप्रेस करके हमारे जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको पूरी तरीके से शट डाउन कह सकते हो आप, करके हमारी सेंसेशन को पूरी तरीके से कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ब्लॉक कर देते हैं हमारी सेंसेशन को। ठीक, इसका यूज़ सर्जरी के दौरान ही होता है, क्योंकि सर्जरी के दौरान आपको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, जो समझ सकते हो आप कि महसूस नहीं किया जा सकता है। इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है। देखते हैं एनेस्थीसिया क्या होता है। तो द एब्सोल्यूट लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये आपको देख के ही समझ में आ गया होगा, यानी पूरी तरीके से हमारी सेंसेशन का लॉस हो जाना, पूरी तरीके से, उसको एनेस्थीसिया बोलते हैं। अब हम देखते हैं स्टेजेस, यानी एनेस्थीसिया में कुछ स्टेजेस होती हैं। वन बाय वन हम देखते हैं। स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, देयर आर 4 स्टेजेस, यानी 4 टाइप्स की स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 होती है एनाल्जेसिया। नंबर 1 है हमारी एनाल्जेसिया। देखते हैं क्या है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन विच फीलिंग ऑफ पेन लॉस्ट, पेशेंट रिमेन्स कॉन्शियस बट हैव स्लीपी फीलिंग्स। इट इज़ बेस्ट फॉर डेंटल सर्जरी। फर्स्ट स्टेज जो होती है हमारी एनाल्जेसिया होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी पेन की फीलिंग्स होती हैं, जो हमारा दर्द महसूस होता है, वो होना बंद हो जाता है पूरी तरीके से। पेशेंट जो होता है वो कॉन्शियस होता है, यानी होश में होता है, लेकिन उसको सोने जैसा, यानी सोने जैसी फीलिंग्स आती हैं, नींद जैसी लगती है उसको। और ये टाइम, यानी ये स्टेज जो होती है वो डेंटल सर्जरी के लिए मानी जाती है। इसमें आप डेंटल सर्जरी कर सकते हो। हम अपनी अब सेकंड स्टेज देखेंगे, जिसका नाम है डेलीरियम। ये सेकंड स्टेज होती है ऑफ एनेस्थीसिया की। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन स्टार्ट्स, यानी इस स्टेज से जो पेशेंट्स होता है वो अपनी सेंसेशन खोने लगता है, यानी यहाँ से लॉस ऑफ सेंसेशन स्टार्ट्स हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ गोज एबनॉर्मल। जितनी भी हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसी हार्ट बीट हो गया, बीपी, रेस्पिरेशन, वो क्या होता है, एबनॉर्मल हो जाता है। यानी एबनॉर्मल हो जाता है, यानी रेस्पिरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, हार्ट बीट ज़्यादा हो सकती है, हमें वॉमिटिंग भी हो सकती है इस स्टेज में। इसको हम क्या बोलते हैं, डेलीरियम। डेलीरियम हमारा हो गया, जो कि सेकंड स्टेज थी। अब हमारी थर्ड स्टेज होती है सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया, ये हमारी थर्ड स्टेज होती है एनेस्थीसिया की। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। पेशेंट गोज कम्प्लीटली इन एनेस्थीसिया, यानी दैट इज़ ऑल सेंसेशंस आर ब्लॉक्ड कम्प्लीटली। इस स्टेज में जो पेशेंट्स होता है वो पूरी तरीके से एनेस्थीसिया, यानी एनेस्थीसिया में जा चुका होता है, यानी उसकी जितनी भी सेंसेशंस होती हैं वो ख़त्म हो चुकी होती हैं। पेशेंट अनकॉन्शियस हो चुका होता है। पेशेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि वो कहाँ लेटा है, कहाँ पर है, उसको कुछ नहीं याद रहता, कुछ भी पता नहीं होता। इसमें क्या होता है, बीपी, रेस्पिरेशंस आर कम इन नॉर्मल कंडीशन। जब ये स्टेज हो जाती है तो जो ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट बीट होती है और जो रेस्पिरेशन होता है वो नॉर्मल कंडीशन में आ चुका होता है। दिस स्टेज इज इन विच द सर्जरीज आर डन। यही वो स्टेज है जिसमें सर्जरी की जाती है। यानी इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है पूरी तरीके से अपनी सेंसेशन खो चुका होता है, अनकॉन्शियस हो चुका होता है। बीपी, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में आ चुकी होती है। यही वो स्टेज है जिसमें जो होती हैं सर्जरीज आपकी परफॉर्म की जाती हैं। नाउ वी हैव फोर्थ stage which has named medullary paralysis. Now we can see in this stage the patient respiratory system and the circulatory system fails. ये स्टेज सर्जिकल एनेस्थीसिया जो हमने अभी थर्ड स्टेज पढ़ी थी उसके बाद आती है। ये आती क्यों है, जो ड्रग की डोज, यानी हैवी डोज, या तो ड्रग की हैवी डोज हो जाए, या डॉक्टर, यानी जो आपके एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे तो अक्सर होता नहीं है, लेकिन अगर गलती से गलती हो जाए तो ये कंडीशन आ सकती है जिसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक, अब देखते हैं हम आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स। आइडियल प्रॉपर्टीज़ मतलब कुछ अच्छी बातें जो कि हमारे ड्रग्स में होनी ही चाहिए। तो देखते हैं पहले क्या है, शुड ब्लॉक दी ऑल सेंसेशंस। हाँ भाई, जो हमारा ड्रग है वो पूरी तरीके से जो हमारी सेंसेशंस हैं उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर पाए, ये पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर ब्लॉक ही नहीं हो पाएगा तो काहे का एनेस्थेटिक होगा। सेकंड देखते हैं स्मूथ एंड रैपिड इफेक्ट। जो हमारे ड्रग्स है
वो स्मूथ तरीके से वर्क करे और रैपिड इफेक्ट दिखाए, यानी जल्दी ही इफेक्ट दिखाए। थर्ड देखते हैं हैव द रिवर्सिबल प्रॉपर्टी, यानी जो हमारी ड्रग्स है ऐसा ना हो कि जिसको यूज़ करने के बाद पेशेंट अपनी जो सेंसेशन है वो हमेशा के लिए भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लिखा नहीं है हैव द रिवर्सिबल प्रॉपर्टी, यानी कुछ टाइम के लिए इफेक्ट शो करे, बाद में उसका इफेक्ट कम होकर पेशेंट अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। फोर्थ देखते हैं हाई सेफ्टी, भाई सेफ्टी के मामले में तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ज़रा सी भी गड़बड़ हुई तो पेशेंट कोमा में या फिर सीधा डेथ हो सकती है पेशेंट की। फिफ्थ देखते हैं मिनिमम एडवर्स इफेक्ट्स, यानी कम से कम, कोई भी ड्रग्स होती है हमारी एलोपैथी में तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही होते हैं, लेकिन हमारा ये पर्पस रहता है कि जो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं यानी वो कम से कम हो सकें। पूरी तरीके से तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जितना कम हो सके उतना कम कर सकें, तो मिनिमम एडवर्स इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, ठीक। सिक्स देखते हैं शुड नॉट वेरी एक्सपेंसिव। हाँ भाई, एक्सपेंसिव से आप समझ ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अगर होगी तो कहाँ से यूज़ हो पाएगी, ठीक। ये आपकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या। नाउ हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स, जो कि दो टाइप्स में होता है। फर्स्ट है इनहेलेशनल, सेकंड है इंट्रावीनस। सो इनहेलेशनल नाम से समझ रहे हैं, जो कि इनहेल करके दिया जाता है, ठीक। ये इनहेलेशनल जो होता है वो फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है गैसेस, ठीक, गैसेस, जिसके एग्जांपल है नाइट्रस ऑक्साइड एंड साइक्लोप्रोपीन। जो सेकंड टाइप्स है इनहेलेशनल का वो है वोलेटाइल लिक्विड्स, जिसके एग्जांपल आपको हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, ईथर्स, सेबोफ्लोरेन। जिसकी एक ट्रिक्स है हाइट्स, बहुत बढ़िया ट्रिक्स है हाइट्स। एच से हेलोथेन, आई से आइसोफ्लोरेन, डी से डेसफ्लोरेन, ई से ईथर्स, एस से सेबोफ्लोरेन। तो ये इनहेलेशनल के टाइप्स हो गए, यानी इनहेलेशनल जो होता है वो दो सब डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। फर्स्ट है गैसेस, सेकंड है वोलेटाइल लिक्विड्स। गैसेस में आप सिंपल नाइट्रस ऑक्साइड और साइक्लोप्रोपीन। जो सेकंड वाला वोलेटाइल लिक्विड्स आपके हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, ईथर, सेबोफ्लोरेन, जो इस ट्रिक से आपको याद हो सकते हैं, ठीक। सेकंड टाइप जो हमारा था इंट्रावीनस, जो आपको नाम से समझ में आ रहा है कि जो ड्रग्स आईबी के थ्रू यानी इंट्रावीनस के थ्रू इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक। इसके इसके भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट बारबिचुरेट्स, जिसके एग्जांपल आपको थियोपेंटोन, प्रोपोफॉल। फिर सेकंड आपका आता है बेंजोडाइज़ेपिन्स। फर्स्ट है बारबिचुरेट्स, जिसके एग्जांपल थियोपेंटोन, प्रोपोफॉल। सेकंड है बेंजोडाइज़ेपिन्स, जिसके एग्जांपल कीटामाइन, मिडाजोलाम, एटसेट्रा। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया, सिंपल है। फर्स्ट इनहेलेशनल होता है, सेकंड इंट्रावीनस होता है, ठीक। इनके फर्दर दो पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, ये भी दो पार्ट्स में, ये भी दो पार्ट्स में। इसमें पहला पार्ट है गैसेस, सिंपल नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपीन। सेकंड वोलेटाइल लिक्विड्स, जो मैंने ये ट्रिक्स दी सब याद हो जाएगा, हेलोथेन, आइसोफ्लोरिन, डेसफ्लोरिन, ईथर, सेबोफ्लोरिन। सेकंड आपका आता है इंट्रावीनस, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, बारबिचुरेट्स, थियोपेंटोन एग्जाम्पल है, प्रोपोफोल एक एग्जाम्पल है। सेकंड बेंजोडाइज़ेपिन्स, इसके एग्जाम्पल कीटामाइन, मिडाजोलाम। तो ये आपका क्लासिफिकेशन होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फार्माकोलॉजी में, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ नाउ हम देखेंगे मोड ऑफ एक्शन, जिसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस भी बोलते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फार्माकोलॉजिकल में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंस होती है, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स का, ठीक। तो हम क्लासिफिकेशन वो पढ़ चुके हैं, अब MOA यानी मोड ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, ठीक। तो बारबिचुरेट्स एंड बेंजोडाइज़ेपिन्स जो हमें अभी क्लासिफिकेशन में पढ़ा था उसका मोड ऑफ एक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये होते हैं बाइंड टू गाबा ए रिसेप्टर, यानी जो बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइज़ेपिन्स के ड्रग्स जितने भी होते हैं वो गाबा ए नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, गाबा ए रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं, ठीक। विच फैसिलिटेट्स गाबा एक्शन, फैसिलिटेट्स का मतलब यानी ईजियर, जो कि गाबा एक्शन को ईजियर बनाता है, जो गाबा एक्शन होगा उसको हेल्प करता है, ठीक। फिर यहाँ से क्या होता है, बारबिचुरेट्स इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ Cl माइनस यानी क्लोरीन चैनल। यहाँ इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बारबिचुरेट्स जो होते हैं वो क्लोरीन चैनल के ओपनिंग की ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, यानी ज़्यादा देर तक क्लोरीन चैनल को ओपन करके रखते हैं बारबिचुरेट्स, ठीक। एंड बेंजोडाइज़ेपिन्स इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोरीन चैनल। यहाँ पर ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं बारबिचुरेट्स, लेकिन बेंजोडाइज़ेपिन्स फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं क्लोरीन चैनल की, बार बार इसको खोलेंगे फटाफट। यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ रही है क्लोरीन चैनल की, लंबे टाइम तक खुलेगा। और यहाँ पर अगर एक बार खुल रहा है तो फ्रीक्वेंसी उसको 2 3 4 5 6 यानी फ्रीक्वेंसी से आप समझ लो टाइम इंटरवल बढ़ेगा। और यहाँ पर ओपनिंग यानी ड्यूरेशन बढ़ेगी, कितने लंबे समय तक खुल रहा है और कितनी बार खुल रहा है, ठीक। बारबिचुरेट्स का काम है ड्यूरेशन को बढ़ाना और बेंजोडाइज़ेपिन्स का काम है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना ऑफ क्लोरीन चैनल बोथ। फिर क्या होता है, बारबिचुरेट्स ने क्लोरीन चैनल ओपन करके रखा, बेंजोडाइज़ेपिन्स ने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ठीक। जिससे क्या होगा, जो जो हमारी
मेम्ब्रेन है उसमें क्लोरीन चैनल यानी क्लोरीन आयंस इकट्ठा होने लगेंगे, जिससे क्या होगा, मेंबर हाइपर पोलराइजेशन होगा। ठीक, जहाँ पे ये हो जाता है वहीं CNS डिप्रेस हो जाता है, सिंपल सा। जो बारबिचुरेट्स बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं वो गाबा ए रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं गाबा एक्शन को। ठीक, अब यहाँ से बारबिचुरेट्स जो गाबा रिसेप्टर पर बाइंड हुआ है वो ड्यूरेशन, जो क्लोरीन चैनल की ड्यूरेशन है उसको बढ़ा देगा। और जो बेंजोडाइजेपिन अटैच हुए हैं क्लोरीन जो बेंजोडाइजेपिन्स अटैच हुए हैं गाबा रिसेप्टर पर, वो क्लोरीन चैनल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। दोनों ही बातों में मेंबर हाइपरपोलराइजेशन होगा, यानी क्लोरीन आयंस का बहुत ही ज़्यादा क्लोरीन आयंस एक जगह इकट्ठा होंगे, जो कि क्या करेंगे, CNS को डिप्रेस कर देंगे। यही हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको समझ में आया कितना? आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इस टॉपिक से रिलेटेड हो, कुछ आगे पूछना हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।